नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को लेकर आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स से बहुत सारे चैप्टर्स वीडियोस अपलोडेड है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स, पॉलिनोमियल्स। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ पिन कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम से ही पता चलता है कि हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े ही होंगे, क्लास 6-7 से हम लोग पढ़ते आ रहे होंगे। ऐसे आपको इक्वेशंस पढ़ते आ रहे होंगे, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस टाइप ऑफ इक्वेशंस आप पढ़ते आ रहे होंगे। और पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि x y क्या है, ये सब वेरिएबल्स है। 3 क्या है, तो 3 4 जो है ये कोफिशिएंट है, x वेरिएबल के कोफिशिएंट है। एंड ये जो टर्म्स है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स अटैच नहीं है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, जैसे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल का डिग्री है, इस वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो वैसे इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वेरिएबल का 1 हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक, और जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है उसे हम लोग क्यूबिक कहते हैं। तो ये सब तो पॉलिनोमियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं वो आपको ऑब्वियसली पता होगा। अब क्लास 10th में हम लोग 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x और y क्या है, x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो x and y are the 2 variables and a, b and c are real numbers. ठीक है, a, b and c are real numbers and a and b are not both 0. ठीक है, is called linear equation in 2 variables x and y. ठीक है, तो ax plus by plus c, x और y वेरिएबल है, a, b, c are real numbers where कंडीशन क्या है कि a एंड b नॉट शुड बी 0, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देन ओनली हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको 2x प्लस 3y, 5 जो है हम उसको साइड चेंज करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। ये हो गया। तो यहाँ पर a क्या है हमारा, a इज 2, b क्या है 3, c क्या है -5। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड x एंड y आर आवर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो वैसे इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 2y प्लस 7z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, y एंड z आर 2 अदर वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट टर्म है c। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड है, सब्सट्रैक्शन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। लेकिन आज हम मेथड्स को नहीं जानेंगे, हम लोग बहुत सिंपल वे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड दिस इज RHS। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना मेनली x एंड y का वैल्यू। ठीक है, x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि x का क्या वैल्यू होगा और y का क्या वैल्यू होगा कि RHS हमारा 5 आए। ठीक है, तो ये कैसे आ सकता है, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि x जो है, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लेते हैं एंड y का वैल्यू भी हम लोग 1 ले लेते हैं, तब क्या 5 आएगा, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू 1 है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस y का भी वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5। तो हाँ, तो 1,1 ये हो सकता है। फिर हम लोग x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेट सपोज x का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं एंड y का वैल्यू ले लेते हैं -1। तब क्या आएगा, 4 कॉमा -1। ठीक है, तो 4 कॉमा -1 जैसे कि 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 3 इंटू -1 -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, 4 कॉमा -1, ये सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो x का और y का जो वैल्यू है वो 1 है और 4 है, और y का वैल्यू क्या है, 1 कॉमा -1। तो ऐसे बहुत सारे आप इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिसका वैल्यू हमें x और y निकल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यूनिक सॉल्यूशंस कहेंगे, है ना। तो दिस आर, ये जो वैल्यूज है उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसके जगह कुछ दूसरा वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग x ले लेते हैं, x मान लेते हैं 2 ले लेते हैं एंड y हम लोग 7 ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, तो 4 प्लस 21 25। तो ये तो RHS 5 से मैच नहीं कर रहा है ना, ये 5 से मैच नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 एंड 7 आर नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन नहीं है, बट ये वाले जो हैं ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे फर्दर क्लासेस में लूंगा आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स की वैल्यू है मेनली वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 2,7 ये एक्स की वैल्यू नहीं है, मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, दिस आर नॉट सॉल्यूशंस, दिस आर नॉट सॉल्यूशंस। ठीक है, दिस आर सॉल्यूशंस बट दिस आर नॉट। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर each solution x y of a linear equation in two variables, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, correspond to a point on the line representing the equation and vice versa। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर जो हम लोग ये वैल्यूज निकाले हैं x एंड y का, अगर इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये लेट सपोज एक रफ में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1,1 सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ये क्या है, दिस आर एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई की वैल्यू प्लस प्लस होती है, इसमें क्या होगी, एक्स की वैल्यू माइनस होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें बोथ नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें क्या होगा प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 1,1। ठीक है, तो 1,1, तो 1,1 इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। फिर 4,-1, तो 1 2 3 4, 4,-1 ये वाला वैल्यू आ गया, है ना। अगर इस दोनों लाइन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, इस दोनों पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन का जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा ही स्ट्रेट लाइन ही आएगा।
तो ये जो इक्वेशन है 2x 2x + 3y - 5, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का है। तो इसमें 1,1 जो है या 4,-1 इस लाइन में रिप्रेजेंट करता है, इस इक्वेशन के लाइन में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहीं पे भी 2,7 लाइन नहीं कर रहा। देखिए अगर 2,7 अगर हम प्लॉट करते हैं तो 2 यहाँ पर है, 7 मान लेते हैं यहाँ पर, तो 2,7 है वो तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो वो तो लाइन में आ ही नहीं रहा। तो इस लाइन का मतलब यही है, जो भी x एंड y की वैल्यू होगी वो उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वैल्यू नहीं होगी वो ऑब्वियसली उस लाइन पे नहीं आएगा, वो लाइन से अलग आएगा, ठीक है। तो इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में आपको सॉल्व करना होगा। तो बोथ एल्जेब्रिक एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग ने सिर्फ एक इक्वेशन को लेकर किया, 2x + 3y - 5 को लेकर किया। अब ये मेन चैप्टर का टॉपिक क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये a1x + b1y + c1 = 0, एंड सेकंड जो इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। इसको, इन दोनों को हम लोग पेयर कहते हैं, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, यहाँ पर x की दो अलग अलग वेरिएबल्स है दोनों इक्वेशन में, तो वैसे ही इक्वेशंस को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट इज x एंड y, जहां पर कंडीशन क्या है, दैट इज a1 b1 a2 b2 एज वेल एज c1 c2, ये सब क्या है, ऑल आर रियल नंबर्स। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, a1² + b1² नॉट इक्वल टू 0 एंड a2² + b2² इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशंस, उसी को हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि हम सिमिलर एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे कि 3x + 2y + 7 = 0, ये पहला है। फिर 2x - 7y + 9 = 0, ठीक है। तो साइन चेंज हो सकता है लेकिन जो टर्म्स है वो एग्जैक्टली सेम होंगे। मतलब यहाँ पर अगर x वेरिएबल है तो ये भी x ही वेरिएबल होगा, ये अगर y है तो ये y होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक लिख देते हैं 3x + 9y - 7 = 0 एंड 2z + 7y - 3 = 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स चेंज हो गए, यहाँ पर तो टू वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर x y z तीन वेरिएबल्स आ गए। तो इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ दो वेरिएबल्स वाले में समझना है क्लास 10th में, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं कि गिवन टू लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तो अगर दो इक्वेशन दिए गए, ठीक है, तो दो इक्वेशन में तीन पॉसिबिलिटीज ही हो सकते हैं, मतलब दो लाइन बनेंगे, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है। तो 3x + 7y - 9 = 0, 2x - 5y + 4 = 0। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन में तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि वेयर टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो ये दोनों लाइन जो है, ये मान लेते हैं ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट पे। तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, तो एक सॉल्यूशन है तो मतलब यूनिक है। या फिर ये तो पहला केस हो गया कि इंटरसेक्ट कर जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है कि पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल। तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, इसमें हमें कोई भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, इसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है, तो दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट हो जाए। अगर कोइंसिडेंट होगा तो इसमें क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटीज मेनली होते हैं, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, सॉरी इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो इंटरसेक्ट होगा तो हमें एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा।
फिर जब पैरेलल्स होंगे तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और जब कोइंसिडेंट होंगे तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये तीन मेनली पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हम लोग कुछ एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो क्या क्वेश्चन दिया है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, इसके कीवर्ड्स जो हैं उसको हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें एल्जेब्रिकली भी साथ ही साथ में ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आप कैसे डील करेंगे? आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ये बहुत इजीली भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर एमसीक्यू में आता है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर चाहिए। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो आपको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है, तो दो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, आफ्ताब और उसकी बेटी। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें कुछ भी पता नहीं है, ना आफ्ताब ना डॉटर की कोई भी एज के बारे में कुछ पता नहीं है। तो लेट हम लोग मान लेते हैं, सपोज लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज मान लेते हैं x years। ठीक है, और आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या होगा? डॉटर्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं y years। ठीक है, तो कहा गया है 7 years ago, तो 7 years ago मतलब 7 years 7 साल पहले की बात। तब आफ्ताब की एज क्या होगी? उस केस में आफ्ताब की एज क्या होगी? आफ्ताब की एज होगी x-7। तो हमें माइनस, क्योंकि एगो का बात किया गया पहले का, तो x-7 हो जाएगा। और सिमिलरली डॉटर की भी एज क्या हो जाएगी? डॉटर की भी तो एज कम होगी, तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y-7। और एक स्टेटमेंट दिया है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। तो 7 times ओल्ड मतलब आफ्ताब की जो एज थी 7 साल पहले, वो 7 times ओल्ड थी डॉटर की। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज आफ्ताब की एज क्या है? x-7, 7 साल पहले। तो डॉटर की एज क्या होगी? 7 times डॉटर एज y-7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? x-7, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 7y-7, 7 अब हम लोग एक साइड में लेके आ जाएंगे, तो अगर इन दोनों टर्म को हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा? x-7y हो जाएगा, -7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला एक इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, फिर और क्या स्टेटमेंट दिया गया है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। फिर बोला गया है कि 3 साल बाद में, 3 years आफ्टर। ठीक है, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या होगा? आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा? आफ्ताब एज क्या होगा? आफ्ताब एज विल बी x+3, क्योंकि x तो प्रेजेंट एज है ना, तो हम लोग प्रेजेंट एज के रेस्पेक्ट में करेंगे। और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर्स एज विल बी y+3। ठीक है, अब बोला गया है कि आफ्ताब को जो आफ्टर 3 years जो एज है वो इक्विवेलेंट है 3 times द एज ऑफ डॉटर। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन रही है हमारी, x+3 लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 3 × y 3y + 9। फिर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो x 3y इधर आ जाएगा, तो -3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। तो x
3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है वो दूसरी इक्वेशन बन जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो कौन कौन सा इक्वेशन बना हमारा? ये तो पहला इक्वेशन है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दोनों इक्वेशन निकल गया। ठीक है, तो हमें ग्राफ एल्जेब्रिकली तो हम लोग ने इसे सॉल्व कर दिया, इक्वेशंस बना दिए। तो हमें बस इक्वेशंस बनाने हैं, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उससे हमें बनाना तो होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन दिस इक्वेशन से हम लोग x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x एंड y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो लेट सपोज अगर x की वैल्यू 0 है, हम लोग ने ले लिया x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो y की वैल्यू क्या होगी? x 0 है तो 7y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन है ना। फिर हम लोग x की जो वैल्यू है वो -42 ले लेते हैं। ठीक है, तो -42 प्लस 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? तो हम लोग -35 ले सकते हैं। तो अगर -35 प्लस 42 क्या होगा? +7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y इज इक्वल टू 7, तो y क्या हो जाएगा? y विल बी 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने x एंड y की वैल्यूज निकाल लिए। सिमिलरली ये तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x और वैल्यू, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से हम लोग x एंड y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? x एंड y की वैल्यू, तो सबसे पहले अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 6 लेंगे, x की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, तो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, सो 6 -6 प्लस 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0। सिमिलरली अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -6, तो y क्या हो जाएगा? -2। और अगर हम लोग x की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। तो ऐसे आप इक्वेशंस निकाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज पुट करके x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स आपको कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालना जरूरी है, तब जाके ग्राफ प्लॉट आसानी से होगा। मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफ को प्लॉट कर अगर करते हैं तो कुछ इस टाइप ऑफ इक्वेशन बनेगा, है ना। ये तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन ऑप्शन इक्वेशन 1 से जो आया x एंड y की वैल्यू, हम इसको साइड में लिख लेंगे। x y की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगा। -42 0 -35 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड की क्या वैल्यू है? x, y की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, 0 0, -2 एंड 9, 1। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर प्लॉट करेंगे तो 0, 6, 0, x की वैल्यू 0 है एज 6 इस पोजीशन पे है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फिर -42, 0, तो ये हो गया -42, 0, ये वाला पॉइंट। तो हम लोग 2 पॉइंट से भी आसानी से ये ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से भी हम लोग देखेंगे तो 6, 0, 6, 0 कहाँ है? तो 6x की वैल्यू 6 होगी, है ना। तो x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, इस पॉइंट को कह रहे हैं 6, 0। फिर 0, -2 दूसरी कहाँ होगी? तो ये
वैल्यू होगी। तो इसी दोनों पॉइंट को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन की है, ये फर्स्ट इक्वेशन की है। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, तो इसको पता ही है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, इसमें वैल्यूज प्लस प्लस होते हैं एक्स और वाई की। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें वैल्यू माइनस प्लस होता है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट जिसमें माइनस माइनस होता है एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू। ये होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट जिसमें एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई की जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट से क्या पता चलता है कि ये कुछ हद तक पैरेलल है, लेकिन ये बहुत दूर में जाकर ये कहीं पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ग्राफ में तो हमें इंटरसेक्ट करते हुए नहीं नजर आया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बट ये पैरेलल नहीं है। आपको देख के तो लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं है, तो ये नॉट इंटरसेक्टिंग लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से आप ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, हमें अभी x एंड y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं करना है, बस आपको इक्वेशंस बनाने हैं और उसी इक्वेशन के हेल्प के थ्रू हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली 5 मार्क्स के, विद ग्राफ 5 मार्क्स के आ जाते हैं, और अगर विदाउट ग्राफ है तो 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग algebraically फाइंड आउट करेंगे। तो लेट जो बैट का प्राइस है, बैट प्राइस, तो ऐसा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। तो बैट की जो प्राइस है हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज है। ठीक है, और बॉल की क्या प्राइस है, बॉल की प्राइस है वाई रुपीज। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन रहा है 3 बैट्स मतलब 3 इंटू एक्स 3x, बॉल्स 6 वाई, है ना, 6 इंटू वाई। कितने रुपए में खरीदे, तो 3900, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन क्या हो रहा है कि C बाइज अनादर बैट्स। तो अनादर बैट मतलब एक ही बैट खरीदे है, एक्स ही होगा, एंड 3 बॉल्स, 3 बॉल्स कितने में खरीदे, तो 1300। सेम काइंड ऑफ बोला गया है, सेम काइंड है मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू जो होगी सेम ही होगी। ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल्स होंगे। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई ये तो हो गया अलजेब्रिकली, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। एक्स एंड वाई प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 100 ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 100 लेंगे तो 6y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई व्हाट, 6 के जगह 6 अगर हटा देते हैं तो 6 नीचे आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अगर हम लोग 100 लेते हैं तो 3 इंटू 100 300 हो गए। तो 3900 माइनस 300 मतलब 3600, 3600 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 600। तो आप क्लास 10th में तो ये सब आपको ओरली करना जरूरी है। ठीक है, फिर अगर हम लोग वैल्यू 100 है तो फिर हम लोग 300 ले लेते हैं। तो 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900, 39 माइनस 900 कितना हो, 3000, 3000 बाई 6 कितना होता है, तो 500, है ना, 500 आ गया। फिर और एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो अब x की जो वैल्यू है हम 700 ले लेते हैं। तो 700 इंटू 3 कितना हो गया, 2100, 39 माइनस 2100 कितना होगा, 1800, है ना, 1800 बाई 6 300 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए एक्स एंड वाई के फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी हम लोग
सॉरी, यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो x कॉमा y, ठीक है, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 100 लेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 बाई 3 मतलब 400 हो गया। फिर x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 400, तो 400 मतलब 1300 माइनस 400 हो गया 900, 900 बाई 3 मतलब 300 होगा। फिर अगर हम 700 ले लेते हैं तो 600, 600 बाई 3 मतलब 200। तो इसी तरह से हम लोग ने एक्स एंड वाई सेकेंड इक्वेशन का भी प्लॉट मतलब निकाल लिया। अब जस्ट इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी इक्वेशंस है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं किस तरह से ग्राफ होगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से बन रहा है। तो ये जो है पहली वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो है दूसरी इक्वेशन है। तो आपको लेबल करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू प्लस प्लस है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। तो ये क्या है, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है। इस ग्राफ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस टू लाइंस और दिस टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर इसमें क्या होगा, हमें एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, हमें एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब बैट और बॉल का जो है वो रेट जो है वो हमें एग्जैक्टली मिल जाएगा, एक्स एंड वाई की जो बैट और बॉल्स का जो प्राइस है वो निकल जाएगा। लेकिन अभी हमें इस पार्ट में मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू की कैसे निकालने हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट में मैं वो बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है एक्सरसाइज 3.1 का, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लेट सिंपल, लेट एप्पल एप्पल्स कॉस्ट बी एक्स रुपीस एप्पल का, 1 kg एप्पल का कॉस्ट एक्स है। सिमिलरली 1 kg ग्रेप्स का, अंगूर का कॉस्ट है वाई रुपीस। ठीक है, तो जब वो पहले दिन खरीदा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, पहले दिन वो क्या खरीदा, 2 kg एप्पल मतलब 2 × x, और ग्रेप्स 1 kg खरीदा तो वाई होगा सिर्फ, उसका रेट कितना था, तो दोनों का 160 रुपीज था। सिमिलरली सेकेंड दिन मतलब आफ्टर ए मंथ वो खरीदा 4 kg, सॉरी 4 kg मतलब 4 kg एप्पल्स मतलब 4x हो गया, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y, कितने रुपए में खरीदे हैं, तो 300 रुपीज में। ठीक है, तो ये हमारा दो इक्वेशंस बन गए, बहुत इजीली बन गए। अब हम लोग x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो x क्या होगा, x विल बी व्हाट, सॉरी x नहीं, हमें y करना है। तो y क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 160 माइनस 2x, और इस इक्वेशन में क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y क्या होगा, y विल बी 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर हम लोग x की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 80 रुपीज, मान लेते हैं 80, x की 80 है, तो y क्या हो जाएगा, 2 × 80 160, 160 माइनस 160 क्या होगा, 0। ठीक है,
फिर मान लेते हैं 60, x की वैल्यू 60, तो 2 इंटू 60 120, 160 माइनस 120 कितना होता है 40 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग x की वैल्यू 40 ले लेते हैं तो 40 मतलब 40 इंटू 2 80, तो 160 माइनस 80 ऑब्वियसली 80 ही आएगा। ठीक है, तो ये सब तो ओरली आपको करना पड़ेगा। तो x एंड y की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी अगर हम लोग x की वैल्यू अगर ले लेते हैं 60, तो 4 इंटू 60 दैट इज 240, 300 माइनस 240 कितना होता है 60, 60 बाई 2 दैट इज 30 आ गया। बहुत सिंपल है। फिर अगर x की वैल्यू हम लोग लेट्स सपोज 40 ले लेते हैं, तो 40 इंटू 4 कितना होता है 40 इंटू 4 160 है ना। तो 300 माइनस 160 140, 140 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है वो होगा 70। सिमिलरली अगर हम लोग 20 ले लेते हैं तो 20 इंटू 4 80, 300 माइनस 80 कितना होता है 300 माइनस 80 200, 220 रुपया। तो 220 बाई 10 कितना होगा 110। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सेकंड इक्वेशंस के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हम लोग इसको अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर प्लॉट करते हैं जो था हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, जो दोनों की ग्राफ के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, ये दोनों लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाता है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होता है, एक के ऊपर एक लाइन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा गैप कैसे आया, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो अगर 160 के जगह ये अगर उसकी वैल्यू अगर 150 होती तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता है, एग्जैक्टली दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन बन जाता। लेकिन यहाँ पर 160 है 150 नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी जो गैप मिल रही है उसी कारण से मिल रही है। ठीक है, तो ये ना ही कोइंसिडेंट है, ना ही इंटरसेक्टिंग, ना ही पैरेलल। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार होता है कि कि इंसिडेंट भी हो जाता है या पैरेलल भी होता है या कोइंसिडेंट होता है, जैसे इस तरह में, है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी इसमें डेविएशन मिलेगी। अगर ये 160 के जगह में अगर 150 होता तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाता। ठीक है, तो ये ओवरलैप क्यों करता है ये जो है वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर नोटिफिकेशन टाइमली पाना चाहते हो तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।